दुनिया की इकोनॉमी एक ऐसी चेस की गेम है जहां हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस गेम का असली ग्रैंड मास्टर कौन है? अमेरिका या शायद चाइना? जी नहीं, असली खेल तो कोई और ही खेल रहा है। एक ऐसा मुल्क जो जजीरा नुमा है, जिसके पास न जमीन है, न कुदरती वसाइल, रिसोर्सेज, मगर पूरी दुनिया उसके कर्जे के नीचे दबी हुई है। हम बात कर रहे हैं जापान की। ज़ेमोरा टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज हम जापान की उस अमीरी का पर्दाफाश करेंगे जो आम आंख को नजर नहीं आती। क्या आपको मालूम है कि जापान पिछले 32 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा नेट क्रेडिटर है? इसका मतलब यह है कि जापान ने पूरी दुनिया को इतना कर्जा दिया हुआ है कि अगर वो आज अपना पैसा वापस मांग ले तो कई बड़े मुल्कों की दीवारें हिल जाएंगी। आइए थोड़े नंबर्स को देखते हैं, मगर घबराइए मत, हम इसे आसान बनाएंगे। जापान के नेट फॉरेन एसेट्स तकरीबन 3.3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हैं। अब जरा तसव्वुर करें इतनी बड़ी रकम का। ये इतना पैसा है कि इससे पूरे पाकिस्तान जैसे 20 मुल्क खरीदे जा सकते हैं। लेकिन ये पैसा आया कहां से? जापान ने तो कभी जंग नहीं जीती, जापान के पास तो तेल के कुएं भी नहीं है, तो फिर ये पैसों की बारिश कैसे हुई? इसका राज छुपा है उनकी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी में। 1980 की दहाई में जापान ने एक ऐसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बर्पा की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सोनी, टोयोटा, मित्सुबिशी, पैनासोनिक ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये जापान के वो सिपाही थे जिन्होंने पूरी दुनिया की मार्केट्स को फतह कर लिया था। जब जापान ने इतना माल एक्सपोर्ट किया तो उनके पास डॉलर्स का एक ऐसा समंदर जमा हो गया जिसे संभालना मुश्किल हो गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी को हैरान कर देता है। अमेरिका, जो दुनिया की सुपर पावर है, वो जापान का सबसे बड़ा मकरूज कैसे बन गया? नाजरीन, जब हम कहते हैं कि अमेरिका पर कर्जा है तो लोग समझते हैं कि शायद चाइना ने कर्जा दिया है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। अमेरिका का सबसे बड़ा फॉरेन लेंडर जापान है। लेकिन जापान अमेरिका को इतना पैसा क्यों देता है? क्या यह सिर्फ दोस्ती है या कोई गहरी साजिश? इसके पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉजिक है। जापान चाहता है कि उसकी करेंसी येन हमेशा डॉलर के मुकाबले में सस्ती रहे। क्यों? ताकि जापान की बनी हुई गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स अमेरिका में सस्ती बिके। अगर डॉलर मजबूत होगा तो अमेरिकन लोग जापान का माल ज्यादा खरीदेंगे और इसी चक्कर में जापान अपने डॉलर्स वापस अमेरिका को बॉन्ड्स की सूरत में उधार दे देता है। यानी पैसा भी जापान का और माल भी जापान का। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान ने पूरी दुनिया में साइलेंट इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। लंदन की बिल्डिंग हो या इंडिया की बुलेट ट्रेन या फिर साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी फैक्ट्रीज, हर जगह मेड इन जापान का सरमाया लगा हुआ है। जापान ने एक ऐसा जाल बिछा दिया है कि अगर दुनिया की इकोनॉमी को सांस भी लेना है तो उसे जापान की इजाजत चाहिए होगी। ये है वो फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म जो बिना किसी गोली चलाए पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। लेकिन क्या ये सब इतना ही हसीन है? क्या जापान की दीवारों में कोई दरार नहीं? नाजरीन, यहां से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। जहां जापान दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर है, वहीं जापान दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज यानी डेटर भी है। सुनने में ये बात क्रेजी लगती है ना? जापान का अपना कर्जा उसकी इकोनॉमी से 2 गुना यानी 250% ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जापान ने यह कर्जा किसी दूसरे मुल्क से नहीं लिया, उन्होंने ये कर्जा अपने ही लोगों से लिया है। जापान के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा सेविंग करने वाले लोग हैं। वो अपना पैसा बैंक्स में रखते हैं और बैंक्स वो पैसा हुकूमत को दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि जापान कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपना ही पैसा अपने आप को देना है। मगर इसकी एक भारी कीमत है। जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, काम करने वाले लोग कम हैं और पेंशन लेने वाले ज्यादा। क्या जापान का ये फाइनेंशियल मॉडल हमेशा चल सकेगा? नाजरीन, अब आते हैं उस सवाल पर जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स को भी परेशान कर देता है। अमेरिका, जो दुनिया की सुपर पावर है, वो एक छोटे से जजीरा नुमा मुल्क जापान का इतना बड़ा मकरूज यानी डेटर कैसे बन गया? जब भी हम ग्लोबल डेट की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के जहन में चाइना का नाम आता है। लोग समझते हैं कि चाइना ने अमेरिका को खरीद रखा है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। डेटा के मुताबिक जापान पिछले कई सालों से अमेरिका का सबसे बड़ा फॉरेन क्रेडिटर है, यानी अमेरिका ने सबसे ज्यादा उधार जापान से लिया हुआ है। मगर क्यों? क्या अमेरिका के पास पैसों की कमी है?
या जापान के पास इतना फालतू पैसा है कि वो बांटता फिर रहा है? इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और जीनियस किस्म की स्ट्रैटेजी छुपी है। इस खेल को समझने के लिए हमें करेंसी की साइंस को समझना होगा। जापान की पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स पर खड़ी है, यानी वो अपना माल बाहर बेचकर पैसा कमाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर जापान की करेंसी येन बहुत मजबूत हो जाए तो क्या होगा? उनका माल दुनिया भर में महंगा हो जाएगा। अगर एक टोयोटा गाड़ी पहले $20,000 की थी और येन मजबूत हो गया तो वही गाड़ी $25,000 की हो जाएगी। नतीजा, लोग जापानीज गाड़ियां खरीदना कम कर देंगे। इसलिए जापान कभी नहीं चाहता कि उसका येन डॉलर के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हो, और इसीलिए जापान एक अजीब काम करता है। वो अपने येन बेचकर अमेरिकन डॉलर्स खरीदता रहता है। जब मार्केट में डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर मजबूत रहता है और येन सस्ता। इस तरह जापान का माल अमेरिका में धड़ाधड़ बिकता रहता है। यानी जापान खुद अमेरिका को पैसे देता है ताकि अमेरिका उन्हीं पैसों से जापान का माल खरीद सके। है ना हैरत अंगेज बात? लेकिन जापान उन डॉलर्स का करता क्या है? वो उन्हें तिजोरी में बंद नहीं रखता। जापान उन डॉलर्स से अमेरिका के गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी ट्रेजरी सिक्योरिटीज खरीद लेता है। आसान अल्फाज में, जापान अमेरिका की हुकूमत को लोन दे देता है। आज की तारीख में जापान के पास $1.1 ट्रिलियन से भी ज्यादा के अमेरिकन बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की सरकारें, अमेरिका के हॉस्पिटल और अमेरिका की आर्मी चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जापान से आता है। अगर आज जापान ये ऐलान कर दे कि वो अपने सारे बॉन्ड्स बेच रहा है तो अमेरिकन इकोनॉमी एक दिन में क्रैश कर सकती है। डॉलर की कीमत मिट्टी में मिल सकती है। मगर जापान ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि अगर अमेरिका डूबा तो जापान के अपने पैसे भी डूब जाएंगे। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां दोनों एक दूसरे की मजबूरी हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अमेरिकन को लगने लगा था कि जापान पूरा अमेरिका ही खरीद लेगा। 1980 की दहाई में जापान के पास इतना कैश जमा हो गया था कि उन्होंने न्यूयॉर्क के सबसे मशहूर बिल्डिंग रॉकफेलर सेंटर खरीद ली। उन्होंने हॉलीवुड के बड़े स्टूडियोज जैसे सोनी ने कोलंबिया पिक्चर्स को खरीदा, वो सब अपने नाम कर लिए। उस वक्त अमेरिका में एक डर यानी पैनिक फैल गया था। लोग कहते थे द जापानीज आर कमिंग, यानी जापानी आ रहे हैं। अमेरिका के अखबारात लिखते थे कि शायद अगला अमेरिकन प्रेसिडेंट टोक्यो से ऑर्डर लेगा। जापान ने न्यूयॉर्क की कीमती तरीन रियल एस्टेट को कौड़ियों के मूल खरीदना शुरू कर दिया था। वो दौर जापान की ताकत का उरूज था। हालांकि बाद में रियल एस्टेट बबल फट गया, मगर जापान ने यह साबित कर दिया कि दुनिया को फतह करने के लिए तलवार की नहीं, वॉलेट की जरूरत होती है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जापान ने पूरी दुनिया में अपना जाल बिछा रखा है। क्या आपको मालूम है कि इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन जापान के कर्जे और टेक्नोलॉजी से बन रही है? क्या आपको मालूम है कि वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया में बड़े बड़े ब्रिजेस और मेट्रो लाइंस जापान के सॉफ्ट लोन से बन रहे हैं? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो अभी मशहूर हुआ है। जापान ये काम पिछले 40 सालों से खामोशी से कर रहा है। जापान का तरीक़ाकार चाइना से मुख्तलिफ है। वो डेट ट्रैप में नहीं फंसता, बल्कि वो क्वालिटी और ट्रस्ट पर काम करता है। इसलिए दुनिया के अक्सर मुल्क चाइना के बजाय जापान से कर्जा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जापान का कर्जा सिर्फ पैसा नहीं होता, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है। और फिर आती है जापान की सॉफ्ट पावर। नाजरीन, पैसा और कर्जा अपनी जगह, मगर जापान ने दुनिया के दिलों पर भी हुकूमत की है। सोनी का वॉकमैन हो या निंटेंडो की गेम्स या फिर एनिमे का जादू, जापान ने अपने कल्चर को इस तरह एक्सपोर्ट किया है कि आज हर नौजवान जापान का फैन है। जब कोई मुल्क आपका कल्चर पसंद करने लगे तो वो आपका इकोनॉमिक स्लेव खुद ब खुद बन जाता है। आज अगर जापान कोई नई टेक्नोलॉजी निकालता है तो दुनिया उस पर आंख बंद करके यकीन करती है। ये ट्रस्ट जापान की सबसे बड़ी करेंसी है। इस ट्रस्ट की वजह से जापान का बैंकिंग सिस्टम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मित्सुबिशी UFJ, जो जापान का सबसे बड़ा बैंक है, वो दुनिया के कोने कोने में अपनी सरमायाकारी कर रहा है। नाजरीन, अब तक आपने सुना कि जापान कितना अमीर है, उसके पास कितने ट्रिलियंस हैं और वो कैसे दुनिया को कंट्रोल करता है। मगर यहाँ एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। अगर जापान के पास इतना पैसा है तो जापान की अपनी इकोनॉमी पिछले 30 सालों से स्टैग्नेंट क्यों है? क्यों जापान के नौजवान अब पहले की तरह जज्बाती नहीं रहे? और क्यों दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर खुद दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज भी है? इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 से। उस वक्त जापान में एक ऐसा इकोनॉमिक बबल फटा जिसने जापान की बुनियादों को हिलाकर रख दिया।
तसव्वुर कीजिए, उस जमाने में टोक्यो की इंपीरियल पैलेस की जमीन की कीमत पूरे स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया की जमीन से ज्यादा हो चुकी थी। ये पागलपन था। लोग करोड़पति बन रहे थे, प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान को छू रही थीं। लेकिन फिर धमाका हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और प्रॉपर्टी की कीमतें मिट्टी में मिल गईं। बैंक्स डूबने लगे और जापान एक ऐसे गड्ढे में गिरा जहां से वो आज तक मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकल सका। इस दौर को द लॉस्ट डेकेड्स यानी गवाए हुए साल कहा जाता है। तब से लेकर आज तक जापान की ग्रोथ रेट तकरीबन 0% रही है। पैसा तो है, मगर वो पैसा मूव नहीं कर रहा। लेकिन जापान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का मुल्क नहीं, बल्कि उसकी अपनी आबादी यानी पॉपुलेशन है। नाजरीन, जापान इस वक्त एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब पर बैठा है। जापान की आबादी दुनिया में सबसे तेजी से बूढ़ी हो रही है। हर 4 में से 1 शख्स 65 साल से ज्यादा उम्र का है। स्कूल बंद हो रहे हैं और उन्हें ओल्ड एज होम्स में बदला जा रहा है। अब इसका इकोनॉमिक असर देखिए। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो खर्च कम करते हैं और सेविंग ज्यादा। जब खर्च कम होता है तो फैक्ट्रियां माल नहीं बनाती। जब फैक्ट्रियां माल नहीं बनाती तो नए नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती। जापान के नौजवान अब शादी करने और बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि मुस्तकबिल अंधेरे में है। अगर काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो जापान अपने ट्रिलियंस का क्या करेगा। अब आते हैं उस हैरत अंगेज नुक्ते पर जिसका जिक्र हमने पहले किया था। जापान का डेट टू जीडीपी रेशो 260% से ज्यादा है, यानी जापान पर उसकी इकोनॉमी की कुल कीमत से 2.5 गुना ज्यादा कर्जा है। ये अमेरिका और चीन से भी कहीं ज्यादा है। मगर फिर भी जापान डूबता क्यों नहीं, डिफॉल्ट क्यों नहीं करता? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। अमेरिका का कर्जा बाहर के मुल्कों जैसे जापान ने खरीदा हुआ है, मगर जापान का 90% कर्जा उसके अपने ही लोगों ने खरीदा हुआ है। जापान की हुकूमत जापान के बैंक्स और उनके पेंशन फंड से उधार लेती है, यानी ये घर की बात है। हुकूमत को पता है कि उसके अपने लोग कभी उस पर केस नहीं करेंगे और ना ही अचानक पैसा वापस मांगेंगे। मगर ये कब तक चलेगा? जब पुरानी नस्ल खत्म हो जाएगी और पेंशन मांगने वाले बढ़ जाएंगे तो क्या जापान की हुकूमत ये बोझ उठा पाएगी? तो क्या जापान खत्म होने वाला है? बिल्कुल नहीं। जापान अब भी इनोवेशन का बादशाह है। वो अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतनी सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि इंसानों की जगह रोबोट्स काम कर सकें। वो दुनिया भर में अपने एसेट से इतना इंटरेस्ट यानी सूद कमाते हैं कि उनका मुल्क उस मुनाफे पर चल रहा है। जापान ने दिखा दिया है कि एक मुल्क बिना फौज के और बिना कुदरती वसाइल के सिर्फ अपने दिमाग और फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। जापान की कहानी कामयाबी, गलतियों और फिर से उठने की एक अजीम दास्तां है। ये हम सब के लिए एक सबक है कि असली ताकत नंबर्स में नहीं बल्कि एसेट्स और स्टेबिलिटी में होती है। नाजरीन, जापान के बारे में ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शायद ही आपको किसी और जगह मिले। हमने देखा कि कैसे एक छोटे से जजीरे ने अमेरिका को अपना मकरूज बनाया और कैसे वो आज अपनी ही आबादी के मसाइल से लड़ रहा है। मगर एक बात तय है, जब तक दुनिया में टेक्नोलॉजी और कैपिटल की अहमियत है, जापान का सूरज कभी नहीं डूबेगा। उम्मीद है ज़ेमोरा टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम रशिया और यूक्रेन की वॉर के पीछे छुपी इकोनॉमिक रियलिटी पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।